हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम स्टडी में। तो चलिए, हम लोग अभी तक फ़िज़िक्स के 3 टेस्ट लगा चुके हैं। अब ये हम लोग चौथा टेस्ट लगाएंगे फ़िज़िक्स का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो पहला क्वेश्चन है, वाष्प इंजन में उबले हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वाष्प इंजन यानी भाप वाला इंजन, तो उसमें उबले हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, बताइए। तो चलिए देखते हैं। वाष्प इंजन में उबले हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। तो क्यों उच्च होता है, उसके अंदर जो जल होता है उसका तापमान क्यों उच्च होता है, क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब पैदा किया जाता है। ओके, जैसे प्रेशर कुकर में दाब ज़्यादा होता है तो अंदर पानी में क्या होगा, गर्माहट ज़्यादा होती है, जल्दी खाना पक जाता है। सेम यही कहानी है, वहाँ पे बॉयलर में क्या करते हैं, दाब जो है वो उच्च कर देते हैं, दबाव बना देते हैं, तो बॉयलर का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्यों, बताओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है और इसमें काफ़ी लोग गलत भी करते हैं। बताइए, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों, बताइए। ये ऑप्शन है, आप लोग बताइए इन ऑप्शनों से देख के। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा कि या तो ये होगा या तो ये होगा। हाँ, नहीं, ताप के या तो अच्छे शोषक होंगे या ताप के अच्छे रोधक होंगे। अब बताओ, इनमें से दो में से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो ऊनी कपड़े ताप के अच्छे रोधक होते हैं। आंसर इज 4 नंबर, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। आंसर ये नहीं है, आंसर है ये, ऊनी कपड़े ताप के अच्छे रोधक होते हैं। चलिए समझते हैं क्या होता है। जैसे ताप के अच्छे रोधक का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका स्वेटर है और इधर तुम हो और इधर ये वातावरण है। ओके, ये हो तुम और इधर है वातावरण। ठीक, तो देखिए क्या होता है, जब हम लोगों के शरीर से हीट निकलती है तो ये आपका स्वेटर है यानी कि ऊनी कपड़े हैं, तो ये हीट को इधर वातावरण तरफ नहीं, इधर को नहीं आने देता है। ओके, तो यानी हीट तुमसे निकली तुम्हारे शरीर के पास ही रह गई, तो हम लोग की हीट से ही हम लोग गर्म रहते हैं जाड़ों में। ओके, तो ये स्वेटर क्या करता है, स्वेटर का बस इतना काम है कि हम लोग की जो हीट निकलती है शरीर से, गर्माहट निकलती है, उसको जो है वातावरण में नहीं जाने देता है। ओके, वो दीवार बन के रोक लेता है, तो हमारी हीट हमारे पास ही रहती है। तभी हम लोग को जो ऐसा लगता है कि स्वेटर, ये वाला स्वेटर बहुत गर्म है, हालांकि स्वेटर नहीं गर्म होता है। स्वेटर केवल हमारी हीट को जो है वातावरण में जाने से रोकता है। ओके, तो क्या हुआ, दीवार बन गया ना, आपकी हीट को नहीं जाने दिया वातावरण में, तो क्या हुआ, जब वो दीवार बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, रोधक। तो ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ओके, जब वातावरण में हीट नहीं गई तो हम लोग क्या हुए, हम लोग को गर्माहट लगी और हम लोग जाड़े से बच जाते हैं। अगर जो हीट जो है इसको पार करके वातावरण में चली जाए तो हम लोग को जाड़ा लगेगा। ओके, तो इस कारण से ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों, क्योंकि वो ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए हमारे टेम्परेचर को हमारे शरीर के पास ही रखते हैं और वातावरण में नहीं जाने देते हैं, जिससे कि हमें गर्माहट महसूस होती है। ओके, तो समझ गए, आंसर इस ताप के अच्छे रोधक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं, ओस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, ओके, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है ओस, बताओ क्या कारण है इनमें से। तो चलिए देखते हैं। जब जिस रात्रि में हवा तेज चल रही होती है उस दिन आप सुबह उठ के देखेंगे तो आपको ओस नहीं मिलेगी घास के ऊपर। इसका रीज़न क्या है,
इसका रीज़न ये है कि वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। ओके, आपको सभी को पता है कि जब हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है, जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ने लगता है, यानी वाष्पीकरण होने लगता है उसका। ओके, तो रात में जो जैसे हवा चल रही है, ये हवा चल रही और यहाँ पे ओस जो भी हल्की फुल्की गिरने से पहले ही रास्ते में ही हवा जैसे चल रही है, तो रास्ते में ही उस ओस को जो है वो क्या कर देगा, वाष्पीकृत कर देगा, यानी वाष्पीकरण उसका कर देगा। ओके, तो जो उस रास्ते में ही गिर रही है तो नीचे आ ही नहीं पा रही, रास्ते में ही उसका वाष्पीकरण कर दिया तो फिर से वो भाप बन के ऊपर चली गई। ओके, तो समझ गए ना। तो तेज़ हवा वाली रात्रि में देखिए, जिस दिन हवा ज़्यादा तेज़ चल रही होती तो आप कपड़े बाहर सुखाओ तार पे तो जल्दी सूख जाते हैं, है नहीं। और भागवत में कहा जाता है कि क्या कहा गया है कि हवा जो है आत्मा को सुखा नहीं सकती है नहीं। अग्नि जो है आत्मा को जला नहीं सकती है। तो हवा का गुण क्या है, सुखाना किसी भी चीज़ को। ओके, तो यहाँ पे क्या उसको वो सुखा देती है, यानी उसका वाष्पीकरण कर देती है। तो इसका आंसर है वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है। जब हवा तेज़ चलती है तो वाष्पीकरण की दर तेज़ हो जाती है, इस कारण से हमें सुबह ओस नहीं दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। थर्मोस्टेट पहले समझते हैं हम लोग, पहले आप बताओ फिर हम बताते हैं। थर्मोस्टेट आपने देखा होगा कहीं टूटी फूटा जो है दुकानों पे पड़ा होता है जो रेफ्रिजरेटर, तो देखा होगा उसके अंदर एक सोखते जैसी चीज़ भरी होती, पीली पीली बहुत सी, लगभग वही होता है थर्मोस्टेट। तो उसका क्या काम होता है बताओ। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। ओके, एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है। ये तो सभी को पता होगा, पारसेक किसकी इकाई है बताइए। तो भैया पारसेक दूरी की इकाई है। ओके, तो दूरी की एक इकाई क्या है, पारसेक। तो पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, यानी कि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है बताओ। ये भी सभी को पता होगा, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तरंगों की आवृत्ति को मापने की यूनिट होती है हर्ट्ज। ओके, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ये बहुत लोग गलत करेंगे, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है द्रव्यमान। ओके, यानी संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान। आपने सूत्र तो सुना ही होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ गुणे में है ना द्रव्यमान के साथ वेग, और जब इधर भेजोगे तो क्या क्या हो जाएगा, तो बट्टे में चला जाएगा, संवेग के बट्टे में चला जाएगा वेग, और इधर क्या बचा तुम्हारा, द्रव्यमान बचा। तो संवेग और वेग के अनुपात से क्या बनता है भैया, द्रव्यमान बनता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से। सीधा सा क्वेश्चन ये है, न्यूटन का कौन सा नियम बल की परिभाषा को परिभाषित करता है, यानी बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है बताओ।
पहले, दूसरे, तीसरे? बताइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम। ओके। सेकंड नियम है संवेग संरक्षण का नियम। ओके। और तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओके। तो न्यूटन का पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब जब आप चल रहे हैं तो आप चलते ही रहना चाहते हैं, रुक गए हैं तो रुके ही रहना चाहते हैं। ओके। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका एग्जाम्पल नहीं होता है जो, जैसे कि आप किसी बस में जा रहे हैं और बस वाले ने एकदम से ब्रेक मार दी, तो आपका जो सर है वो आगे की तरफ एकदम से झुक जाता है। क्यों? जड़त्व के नियम से। ओके। तो न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम। ओके। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जो संवेग संरक्षण का नियम है उसी में क्या आता है? F बराबर, सेकंड वाले में क्या आता है? F बराबर ma आता है। ओके। तो F क्या होता है? फोर्स यानी बल। तो बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? सेकंड वाले, तो गति के दूसरे नियम से। ओके। तो आंसर है गति के दूसरे नियम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींच के पकड़ता है? तो अभी मैंने बताया था। तो इसका ये किसका उदाहरण होगा? ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम वाला उदाहरण है। ओके। जब बॉल को आप कैच करोगे तो अगर हाथ पीछे नहीं करोगे तो क्या होगा? तो सीधे आपकी हथेली में बॉल लगेगी और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो है बॉल छिटक के जो है दूर चली जाएगी, तो आपसे कैच नहीं होगी। ओके। लेकिन ऑप्शन में यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आप बताओ इसमें क्या आंसर होगा? जब हम लोग हाथ को थोड़ा सा पीछे करके कैच लेते हैं तो क्या होता है? तो आंसर है बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाती है। ओके। यानी वो छिटक के दूर नहीं जाएगी। तो आंसर इज फर्स्ट वाला, बॉल विश्राम की अवस्था में आ जाती है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भौतिकी में चतुर्थ आयाम। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? बताओ। चतुर्थ आयाम, तो 3 आयाम पता ही होंगे आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 आयाम हो गए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौथा आयाम कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा चौथा आयाम कौन सा है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। तो चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। ओके। जिन्होंने E बराबर mc² सूत्र दिया है, वही एल्बर्ट आइंस्टीन। ओके। तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ के वैज्ञानिक थे? बताइए किस देश के थे एल्बर्ट आइंस्टीन? जहाँ का हिटलर था। बताइए कमेंट में हिटलर कहाँ का था। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं आज का टेस्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है आपको टेस्ट तो भाई लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।